Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पेपर 1 यूजीसी नेट की यूनिट 1 जो कि है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन सिस्टम। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नया टॉपिक है और यहाँ से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, कि क्यों आपका मूल्यांकन किया जाता है, क्यों बालकों का मूल्यांकन किया जाता है और जो मूल्यांकन प्रणाली है वो किस तरह की होती है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन सिस्टम स्किप ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इवोल्यूशन होता क्या है? तो मैंने बताया मूल्यांकन क्या होता है। आप किसी भी एक बालक को लीजिए, चाइल्ड्स को लीजिए, स्टूडेंट्स को लीजिए, वो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं और स्कूल में क्या करते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू की जाती है किसके थ्रू, तो स्टूडेंट्स और टीचर के थ्रू। तो ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब क्या फीडबैक, इसका हमें फीडबैक अगर लेना है तो इसके फीडबैक लेने के लिए हम जो है वो एक क्या करते हैं, इवैल्यूएशन कंडक्ट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की थी, हमारा जो शिक्षण अधिगम रहा था वो कितना बेहतर है, कहाँ हमें उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ बच्चे में हमें सुधार लाना है, बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है। ठीक है, ये पता लगाया जाता है। देखिए, अगर इवोल्यूशन नहीं हो तो आपने क्या पढ़ाया और उसको किस हद तक किसी बच्चे ने ग्रहण किया, ये हम नहीं जान पाएंगे, है ना। तो जो इवोल्यूशन है, मूल्यांकन है, इसका जो हम कहें मोटा मोटा या जनरल में उद्देश्य कहें, ऑब्जेक्टिव कहें, तो वो बस इतना है कि जो भी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो भी शिक्षण अधिगम का कार्य हो रहा है वो किस हद तक बेहतर है और कौन स्टूडेंट कितना परफॉर्म कर रहा है, उसका प्रदर्शन क्या है या उसकी क्षमता क्या है, हम उसकी एबिलिटीज़ को जान सकें, हम उसकी वीकनेसेस को जान सकें। वीकनेसेस इन दी सेंस, हम ऐसे नहीं कहेंगे वीकनेस जान सकें, हम ये जान सकें कि वो कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ हमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, कहाँ हमें उसके साथ उसको ज़्यादा ब्रशअप करना है। इसके लिए हम किन किन रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे, हम कैसे अपने मेथड्स में कौन से चेंजेस लेकर आए, हम कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करें, सो दैट कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुँचे और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको बेहतर तरीके से एक्वायर कर सकें। और इसके लिए ये इवोल्यूशन कंडक्ट किया जाता है। आप देखेंगे, इवोल्यूशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टम में ही चलती है। पहले ऐसा नहीं कि टीचर पहले ही दिन आएगा और आपका मूल्यांकन कर जाएगा कि ठीक है चलिए टेस्ट दीजिए, नहीं, एक सिस्टम में होता है कि टीचर पहले आएगा, पहले वो आपको पार्ट से, आपके कंसेप्ट से अवेयर कराएगा कि वो होता क्या है। ठीक है, अब पहले आपको जनरल लाइफ से अवेयर, मतलब जनरल लाइफ में उसका यूज़ करके कनेक्ट करके वो आपको अवेयर कराएगा। फिर आपसे आपका प्रायर एक्सपीरियंस निकाला जाएगा कि आप उसके बारे में पहले से क्या जानते हो। ठीक है, आपके प्रायर एक्सपीरियंस में टीचर अपने जो भी कंसेप्ट है उसको ऐड ऑन करेगा। ठीक है, और
वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करके, स्टोरी टेलिंग करके, अदर मैथड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके वो कंप्लीट कंसेप्ट को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। और फिर कंप्लीट कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद वो उसको जानेगा कि कितना बेहतर उसने एक्सप्लेन किया और आप कहाँ तक समझे। अब लेना होगा इसलिए फीडबैक, और ये फीडबैक कैसे लिया जाएगा, थ्रू दिस इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन कंडक्ट होगा, स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे और सबका रिजल्ट जो है वो वेरी करेगा, अलग अलग होगा। अब यहाँ से एवरेज निकाला जाएगा और एक जो एवरेज निकलेगा यानी कि इस हद तक जो शिक्षण है वो ठीक है, मतलब बेहतर है। अब जहाँ पे जो बच रहा है जितना पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो है वहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है। अब उसका पता लगाया जाएगा पर स्टूडेंट कि कौन कहाँ लैग कर रहा है, क्यों लैग कर रहा है, कारण क्या है, ताकि उसका निदान किया जा सके। और फिर जब पता चल जाएगा कि रीज़न क्या था, कहाँ बच्चा लैग कर रहा था, उसमें हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सब मैनेजमेंट किया जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा, फिर से आपका वही सेम साइकिल स्टार्ट होगी कि आप फिर से आप वही सब कुछ करेंगे, फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर से आपका फीडबैक लिया जाएगा ताकि पता चल सके कि आप कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये इसीलिए इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब सिस्टम में ही चलती है। ठीक है, लाइन टू लाइन ही चलेगा, मतलब एक साइकिल की फॉर्म में चलेगा। विच हेल्प्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड द नीड्स, इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल ऑफ अ स्टूडेंट, जिससे जो शिक्षक होता है उसको मदद मिलती है कि वो ये जान सके कि जो बच्चा है, ठीक है, उसकी ज़रूरतें क्या है। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि आप तो एक्सप्लेन कर रहे हो बट बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चे का पोटेंशियल क्या है, उसकी क्षमता कितनी है। क्षमता मतलब किस क्षमता इन द सेंस कि कोई भी एक स्टूडेंट है, अगर हम पढ़ने की बात ना करें, अपनी किसी की बात करें, हमारी क्षमता है कि हम 2 रोटी खाएंगे और हमको अगर 4 रोटी खिला दी जाए तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा है फिर वो तो आप समझ ही रहे हो ना, फ्लैश आउट ही होंगी। ठीक है, तो सेम थिंग हैपन्स विद द कंसेप्ट ऑल्सो कि स्टूडेंट का पोटेंशियल है 2-3 पॉइंट्स को एक बार में समझने का, और अगर आप पूरा चैप्टर समझा दे रहे हैं तो बाकी सब जो है वो उसके ब्रेन से फ्लैश आउट हो जाएगा। ओनली वो 2-3 पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में बताए गए होंगे बस वही उसके माइंड में रह जाएंगे। तो आपको ये देख के चलना है कि पोटेंशियल कितना है, उसमें कितनी क्षमता है, कितना वो एक बार में अक्वायर कर सकता है, उसी अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। ठीक है, दूसरा उसकी ज़रूरत क्या है, कहाँ मतलब किस तरह से आपको उसको किस मेथड का यूज़ करके, किन ज़रूरत इन द सेंस की मान लीजिए कोई आपका फिजिकली डिसेबल्ड है, इसको हियरिंग एबिलिटी है, तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना है। मान लीजिए किसी को विजन डिसेबिलिटी है, ठीक है, दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए आप ब्रेल लिपि का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप किन किन मेथड्स का यूज़ कर रहे हो उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। मान लीजिए कोई भी विजन डिसेबल कैंडिडेट आपके क्लास में है और आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझा रहे हैं, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। तो आपको बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग चलना है कि बच्चे की नीड क्या है। दूसरा प्लस इंटरेस्ट भी आ जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। अब मैं फिर से खाने का ही एग्जांपल देती हूँ कि अब रोटी है, पूड़ी है, अब ये तो आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर किसी को पूड़ी पसंद है और उसको रोटी दे दी जाए तो वो कैसे खाएगा। अगर भूख लग रही है वो अलग मैटर है, भूख लगती है तो सबको ही अच्छा लगता है, बट अगर भूख नहीं लग रही है और पूड़ी पसंद थी और भाई को पूड़ी दे दी और आपको रोटी दे दी तो मज़ा नहीं आएगा, बस बेमन खाया जाएगा। 2 रोटी की भूख थी, एक ही में काम चला लिया जाएगा। बट अगर पूड़ी मिल गई तो भूख तो 2 पूड़ी की थी बट खा 3 पूड़ी ली जाएंगी। ठीक है, तो वही है इंटरेस्ट। यहाँ पर एजुकेशन में भी इंटरेस्ट सेम है कि अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा, और अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो हाफ पीरियड में ही बोर हो जाएगा, फिर बाकी का पीरियड तो उसका खुद ही समझ सकते हैं कहाँ जाएगा। ठीक है, तो जो ये इवैल्यूएशन होता है इससे यही पता चलता है टीचर को कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की ज़रूरत क्या है, हमें किस अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है और उसकी क्षमता क्या है। क्लियर? It helps in determining whether teaching has facilitated learning. इस
ये मदद करता है ये जानने के लिए कि जो टीचिंग है उसमें फैसिलिटेटेड लर्निंग है, यानी कि आप जो अधिगम करा रहे हो वो बेहतर तरीके से बच्चे तक, मतलब बच्चा उसको अक्वायर कर रहा है, फैसिलिटेट कर पा रहे हैं आप, सुविधा प्रदाता बन पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रिटिंग डेटा ऑन नॉलेज, skills, beliefs and attitudes of students for assessing the magnitude of learning। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, मैंने बताया कि आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। कलेक्ट इन द सेंस कि अलग अलग सब्जेक्ट का जो है वो आपका एग्ज़ाम होता है, वहाँ से पता लगाया जाता है कि अच्छा स्टूडेंट साइंस में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओके, इंग्लिश में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा मैथ्स में वीक है, यानी आपने पता लगा लिया कि इंटरेस्ट उसका किस में है, बाकी सब्जेक्ट्स में है, मैथ्स में नहीं है। बट अब इनमें से भी एक साइंस में इसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, हर क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है, एकदम 100% मार्क्स उसने गेन किए हैं। इट मीन्स आप पता लगा लेंगे कि इंटरेस्ट कहाँ है बच्चे का, इंटरेस्ट है बच्चे का साइंस में। आपने उसकी नीड देख ली, ठीक है। आप नीड सिर्फ डिसेबिलिटी की नीड नहीं देखनी है, आपको नीड ये भी देखनी है। अब क्या है, बच्चे ने कंसेप्ट पूरा समझा था, आपने जब ओरली क्वेश्चंस पुटअप किए थे उसने प्रॉपरली आपको आंसर्स दिए थे, बट बात जब एग्ज़ाम में लिखने की आई थी वहाँ उसने गलती की है और आपने देखा था कि इस बच्चे ने मुझे प्रॉपरली सुनाया था, यानी कि उसको नीड है राइटिंग में। ठीक है, उसकी जो राइटिंग है, मतलब राइटिंग पोर्शन जो है वो थोड़ा सा वीक है, आपको उसकी राइटिंग स्किल्स पर जो है वो ज़्यादा, मतलब थोड़ा ब्रशअप करता है उसकी राइटिंग स्किल्स को। सेम थिंग, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, आपको सुना नहीं पा रहा, पूरा टेस्ट ले रहे हैं और वो आपको आंसर्स नहीं दे पा रहा है, लेकिन आपको ऐसा कि टीचर है ना वो देख कर पहचान लेता है कि हाँ बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो आपको लगा था कि बच्चा समझ रहा है, वो मेरे कंसेप्ट को उसने समझा है, बट जब आपने उससे ओरली क्वेश्चंस पुटअप किए तो वो आपको ओरली आंसर नहीं कर पाया। बट सेम थिंग अगर आपने उससे कहा कि बेटा जो भी मैंने पूछा आप उसको अपने वर्ड्स में कॉपी में नोट कर लीजिए, और उसने बाकायदा अच्छे से फ्रेम करके आंसर लिख दिया, यानी कि अब आप कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी स्पीकिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, या फिर कहीं ऐसा है कि आप पढ़ा रहे हो और बच्चा सुन नहीं पा रहा, मतलब आप कुछ और पढ़ा रहे हो, बच्चा कुछ और सुन रहा है, तो यहाँ लिसनिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है। सामने बुक रखी हुई है, बच्चे से बोला गया कि रीड इट आउट, और बच्चा उसको पढ़ रहा है तो वो शब्दों को उल्टा सीधा पढ़ रहा है, डी को भी पढ़ रहा है, तो आप समझ रहे हो कि बच्चे को क्या है, रीडिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप बच्चे की नीड को समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आप कलेक्ट करते हैं, एग्जामाइन करते हैं कि अच्छा क्या हुआ था, कहाँ क्या परेशानी है एंड ऑल, फिर इंटरप्रीट करते हैं। ठीक है, अब इंटरप्रीट करते हैं, आप जो मार्क्स और ग्रेड्स देते हैं ना, जो मार्क्स और ग्रेड्स आपके द्वारा दिए जाते हैं उसी को यहाँ पर बोला है इंटरप्रीटिंग डेटा। अब आप ये मार्क्स और ग्रेड किस बेसिस पे देते हो, नॉलेज की बेसिस पे देते हो, यानी कि रिटन एग्जाम के जो आप ग्रेड्स देते हैं, प्लस आपके स्किल्स का आ जाता है कि आप क्राफ्टिंग रखते हैं, आप अदर एक्टिविटीज़ रखते हैं, स्विमिंग रखते हैं, डांसिंग रखते हैं, तो उनकी बेसिस पे आप मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, एंड बिलीफ, अब कुछ ऐसा होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने कि जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें लिख के आता है कि बच्चा हार्ड वर्किंग है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव थिंकर है, तो ये बिलीफ में आते हैं कि वो किस में बिलीव करता है, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। एंड एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर असेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग के मैग्नीट्यूड का पता लगाने के लिए यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, स्टूडेंट के एटीट्यूड को भी असेस किया जाता है। आप हिंदी में देखेंगे, बाकी एक्सप्लेन हिंदी में ही किया था, आई डोंट नो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, बिल्कुल व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टम में चलती है जो शिक्षकों को छात्रों की ज़रूरतों, रुचि और क्षमता को समझने में मदद करती है। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या शिक्षण ने सीखने की सुविधा प्रदान की है या नहीं। ये सीखने के परिमाण का आकलन करने के लिए छात्रों के ज्ञान, कौशल और विश्वास और दृष्टिकोण पर डेटा एकत्र करने, उसको जांचने और व्याख्या करने की एक प्रक्रिया है।
अब जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की विशेषताएं क्या क्या है। तो वैसे तो हम विशेषताएं भी पढ़ चुके आपके इवोल्यूशन में ही, बट चलिए यहाँ पे ठीक से देखेंगे। तो देखिए पहली विशेषता जो है आपको ध्यान में रखनी है कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दी वीक एरियाज ऑफ स्टूडेंट। देखिए इसीलिए मैंने वीक एरियाज को हाईलाइट किया है कि जो इवोल्यूशन है उसका जो मेन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, या हम कह सकते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप बच्चे की वीकनेस का पता लगा पाएँ कि बच्चे की कमज़ोरी कहाँ है। वही एग्ज़ाम जब आपने लिया, आपने पता लगा लिया कि बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट मैथ्स में नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसको ज़्यादा किस पे फोकस करना है, यानी अपने मैथ्स पर उसको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टाइम अपने मैथ्स को देना है। तो इससे आप स्टूडेंट का जो वीक एरिया है जिस फील्ड में, उसका पता लगाते हैं। अब मैथ्स में भी ज़रूरी नहीं हो हर फील्ड में वीक है, ठीक है, वो अरिथमेटिक में ठीक है, ठीक है, वो ज्योमेट्री में वीक है। तो इस तरह से आप एरिया का पता लगाते हो कि कहाँ वीक कर रहा है। इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो रीडिंग स्किल्स ठीक कर रहा है, ठीक है, ग्रामर अच्छा कर रहा है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप वीक स्टूडेंट के वीक एरियाज का पता लगा रहे हैं। दूसरा, टीचर चेंजेस हर मेथड अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर इवोल्यूशन। जब आप इवोल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद आप बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने टीचिंग मेथड्स में चेंजेस लाते हो। मतलब पहले आप कोई मेथड यूज़ कर रहे थे, अब आपने इवोल्यूशन किया, आपने पाया कि नहीं, फीडबैक अच्छा नहीं है, इट मीन्स अब हमें अपने मेथड्स में चेंजेस लाने हैं। आपने कोई एक मेथड चूज़ किया कि इसको कुछ ट्राई करके देखते हैं, आपने उस मेथड को ट्राई किया और रेंडमली ऐसा ही मतलब कोई भी टेस्ट लिया और आपने पाया कि यहाँ पर स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, इट मीन्स ये वाला जो टीचिंग मेथड है टीचिंग का, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है प्रीवियस वाले से, तो अब आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इट इज़ कैरीड आउट इन अ प्लान एंड सिस्टमैटिक वे थ्रू आउट द एकेडमिक पीरियड। और ये जो इवोल्यूशन है ये बिल्कुल प्लान्ड होता है ना, पहले से ही प्लान कर लिया जाता है स्कूल्स में कि कब आपके FA1 होंगे, कब आपके हाफ ईयरली होंगे, कब आपके FA2 होंगे, कब आपके एनुअल होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से जब मन आया तब कर लिया, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है ना कि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम सितंबर टू अक्टूबर कंडक्ट होंगे, ठीक है, द मंथ ऑफ सितंबर होंगे, मे बी फर्स्ट हो, लास्ट हो रहे हैं तो अक्टूबर तक चलेंगे, स्टार्टिंग में हो रहे हैं तो सितंबर में ही ऑफ हो जाएंगे। आपका जो एनुअल एग्जाम्स है वो Feb to मार्च तक चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये प्लान्ड और सिस्टमैटिक एक तरीका है, उसी के थ्रू ये कैरिड आउट होते हैं पूरे एकेडमिक पीरियड में। कब आपके यूटी होने, कब आपके हाफ ईयरली होते हैं, ये पहले से प्लान कर लिया जाता है, रेंडमली ऐसा नहीं होता कि आज ही सोचा कि अच्छा कल बच्चों का FA करा देते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा? मान लीजिए सिलेबस तो अभी चल रहा था फर्स्ट ही चैप्टर और आपका मन कर गया अरे कल FA कराते हैं, तो कैसे आप 3 चैप्टर्स करवा देंगे, है ना। तो ये प्लान होता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन हम इतने चैप्टर्स दे रहे हैं और जो इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएंगे, इतना टाइम रिवीजन को मिलेगा, इतने टाइम में क्लास टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, सफिशिएंट पीरियड है, इतने में इन चैप्टर्स को ईजिली हैंडल किया जा सकता है, तब आप अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट रखते हैं, ठीक है। तो प्लान्ड होते हैं और सिस्टमैटिक वे में चलते हैं पूरे एकेडमिक पीरियड में। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस वेयर द एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट टेक प्लेस कंटिन्यूसली। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होती रहती है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक साल टेस्ट ही नहीं हुए अब अगली साल ही होंगे, चलो कोई नहीं इस साल ऐसे ही बच्चों को पास कर देंगे, नेक्स्ट ईयर टेस्ट होंगे, ऐसा हुआ कभी नहीं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूसली चलता है। FA के बाद आपको हाफ ईयरली देना ही देना है, ऐसा नहीं हो सकता कि FA छोड़ो डायरेक्ट हाफ ईयरली कराएंगे या फिर सब छोड़ो डायरेक्ट एनुअल कराएंगे, नो। FA भी देने हैं, हाफ ईयरली भी देना है, UT2 भी देना है, FA2 भी देना है एंड एनुअल भी देना है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पर इवोल्यूशन जो होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव एंड होलिस्टिक प्रोसेस। अब ये सिर्फ वेस्ट नहीं करता आपके रिटन एग्जाम पे, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाइड है, ठीक है, और इससे ओवरऑल डेवलपमेंट कंप्लीट का आपके मतलब एक होलिस्टिक प्रोसेस जो कि सर्वांगीण आपके हर पहलू, आपके हर एस्पेक्ट को जज करता है, ठीक है। वेयर द ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट इज इवैल्यूएटेड, जहाँ पे स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी को यहाँ पर इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। कि जैसे आपके वहाँ पर रिमार्क लिखा होता है ना कि इज़ शाय, है ना, इज़ लिटिल कन्फ्यूज, नो इट्स गुड, कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, या कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या है, ये आपकी ऑलराउंड पर्सनालिटी को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है।
नेक्स्ट इज डाइवर्स इवेल्युएटिंग मेथड्स आर यूज फॉर टेस्टिंग दी स्टूडेंट। अब डाइवर्स इवेल्युएटिंग मेथड्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए। तो मैंने बताया ही था कि जो आपका इवेल्यूएशन सिस्टम होता है, जो मूल्यांकन प्रणाली होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे अभी हम बता रहे थे एफए भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही हो रहे हैं। तो अलग अलग आपका ओरल टेस्ट होता है, प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट भी दिया जाता है कि प्रोजेक्ट बना कर लाना होता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, क्राफ्टिंग भी करनी है आपको, वहाँ से आपकी क्रिएटिविटी का पता चलता है कितने क्रिएटिव हैं आप, है ना। तो इसलिए अलग अलग डाइवर्स इवेल्युएटिंग मेथड्स जो है वो यूज़ होते हैं स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए। पर्सनल बायस शुड नॉट बी देयर इन इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट। किसी भी एक स्टूडेंट का मूल्यांकन करते समय आपका कोई निजी वहाँ पर पक्षपात नहीं होता कि अरे मेरा भतीजा इसको ज़्यादा नंबर दूंगा और ये तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को कम दे दूंगा, जबकि डिजर्विंग है वो नॉर्मल स्टूडेंट, आपका भतीजा डिजर्विंग नहीं है बट मैं अपने भतीजे को मार्क्स दे रहा हूँ। तो इस तरह का जो पर्सनल बायस है वो यहाँ देखने को नहीं मिलता अगर हम बात करें इवेल्यूएशन की। अब मिलता तो है ही, ये तो कहने की बात हो गई लिखने में कि नहीं मिलता, बट मिलता है, बट लीव इट, इग्नोर करेंगे इसको। इट शुड बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। और अगर हम बात करें कि इवोल्यूशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, तो बिल्कुल अगर आपको ये जो पक्षपात है इससे बचाना है अपने इवोल्यूशन को, तो आपका जो इवोल्यूशन सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि यू हैव टू गिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन योर टेस्ट। आपको अपने टेस्ट में क्या करना है, एमसीक्यूज देने हैं। अब एमसीक्यूज में देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव्स एंड द स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट ओनली 1 आउट ऑफ दैट। तो अब वो एक ऑल्टरनेटिव को यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर जो एग्जामिनर पक्षपात करने के मूड में था कि अपने भतीजे को तो पास कर लूँगा, वो अपने भतीजे को पास नहीं कर सकता। इसीलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं दे आर कंडक्टेड इन अ OMR शीट। OMR शीट में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि OMR शीट को कोई भी एग्जामिनर हैंड से चेक नहीं करता है, कंप्यूटराइज्ड चेकिंग होती है, कोई भी पक्षपात वहाँ देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? तो इसीलिए जो मूल्यांकन है आपका वो कैसा होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात है कि क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। हम बता चुके हैं कि आपका रचनात्मक मूल्यांकन होते रहना चाहिए। जैसे ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है रचनात्मक मूल्यांकन में आते हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी कोर्स। और ये जो फॉर्म है इवैल्यूएशन की आपके कोर्स के समय होती है, यानी जब आप पढ़ रहे हैं, जब आपका कोर्स चल रहा है उसी बीच ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंडक्ट होता है, जबकि जो आपका समेटिव वाला है वो कोर्स के कंप्लीशन के बाद होता है। क्लियर है? और ये ड्यूरिंग द कोर्स चल रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट 2 पीरियड्स में आप अपना एफए देंगे और बाकी की क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। ऐसा होता है ना आपके एफए और यूटीज में, आपके आसपास में जो भी स्टूडेंट हो, आपने अपने घर में देखा होगा कि क्या होता है, एफए और यूटीज होते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्या होता है, फर्स्ट 2 पीरियड्स में आपके कंडक्ट हो जाते हैं और बाकी के टाइम में स्टूडेंट की क्लासेस लगती हैं। तो वही है कि ड्यूरिंग दी आपके कोर्स वो चल रहा होता है। अब मूल्यांकन के लक्षण, यहाँ पे गलत लिखा है, मूल्यांकन की हम विशेषता कहेंगे कि क्या क्या है। तो ये छात्रों के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, बिल्कुल मदद करता है। और मूल्यांकन के बाद शिक्षक छात्र की आवश्यकता के अनुसार अपनी पद्धति बदलते हैं, हाँ बिल्कुल। इसे संपूर्ण शैक्षणिक अवधि में योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाता है, हाँ। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन निरंतर होता रहता है। यह एक व्यापक एवं समग्र प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के परीक्षण के लिए विविध मूल्यांकन विधियों का उपयोग किया जाता है और विद्यार्थी के मूल्यांकन में शिक्षक का व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, यह यथासंभव वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग इवोल्यूशन। तो हमने अपनी इस वीडियो में इवोल्यूशन जाना कि मूल्यांकन क्या है और ये जाना कि मूल्यांकन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आगे की इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन की टेक्निक्स क्या होती हैं। बाकी अभी आज के सेशन के लिए इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें।
क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लस अगर आप कमेंट कर देते हैं ना मैम वेरी नाइस एंड इस टाइप के, तो ये क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं ना एक तरह से। और वीडियो पे लाइक आ गए और वीडियो पे कमेंट्स आ गए, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। तो कुछ और अच्छा करने के लिए ना खुशी सी मिलती है, तो थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करिए आप, ठीक है। सो वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँचे और उनको भी हेल्प मिल सके एज ए कैंडिडेट जो कि अपकमिंग एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनको हेल्पफुल रहे ये। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका सजेशन कमेंट सेक्शन में दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएंगे प्रीवियस वीडियोज़ का, नहीं देखिए तो चेक कर लीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।